तो हे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, वो भी वन शॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन पिक्चर के ना दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट आप क्लास 11 में ही पढ़ के आए हैं और जो सेकेंड पार्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है वो हम लोग क्लास 12 में पढ़ते हैं। यानी कि पिक्चर का पहला पार्ट ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन अब यहाँ छोटी सी दिक्कत है कि क्या क्लास 11 का जो सब कुछ पढ़ा हुआ था क्या आपको वो याद है। तो कोई बात नहीं, हम लोग छोटा सा 5 मिनट्स का एक रिवीजन देखेंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे जिससे कि हम उसे समझ सकें। कहानी चालू हुई थी क्लास 11 के सेट से। आपने पढ़ा था कि सेट क्या है, कलेक्शन है नंबर्स को रखने का, चीज़ों को रखने का, एलिमेंट्स को रखने का। किसी भी तरह से हम अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन बना लेते हैं वो सेट बन जाता है ना। आपने यही तो पढ़ा था। फिर उसके बाद जब हम सेट पढ़ लिए थे तो हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। यानी कि हमने एक सेट ए और दूसरे सेट बी को प्रोडक्ट ले लिया अगर, तो इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ये एक सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, अगर हम ए का एक एलिमेंट स्मॉल ए, बी का एलिमेंट स्मॉल बी, दोनों को ऐसे पेयर में रख देते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। सो ए क्रॉस बी क्या है, कलेक्शन है ऑर्डर्ड पेयर्स का, जहां पहला एलिमेंट इससे लिया गया है, दूसरा एलिमेंट इससे लिया गया है। तो इसी तरह से सी कॉमा डी ऐसे ही हम पेयरिंग कर सकते हैं। इसको अच्छे से वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। सपोज दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। इसके अंदर ना अपन के पास ए, सी और ई टाइप के एलिमेंट्स हैं, जबकि इसके अंदर बी, डी और एफ है। अब ए से बी में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए तो ए की पेयरिंग बी से होगी, ए की सी डी से भी होगी, ए की एफ से भी होगी, फिर बी की सी की बी से भी होगी, सी की डी की से भी होगी, सी की एफ से भी होगी, फिर ई की भी बी से होगी, ई की डी से होगी, ई की एफ से होगी। अगर ए में 3 एलिमेंट्स हैं और बी में भी 3 एलिमेंट्स हैं तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 × 3 9। दिस ऑल थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 11। ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट था। तो यहाँ जब कभी लिखा रहे ए क्रॉस बी तो अब समझ जाना कि जो उसके मेंबर्स होंगे ना वो कैसे होंगे, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ टाइप के, जहाँ ए को बी से रिलेटेड माना जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। अगर ए कॉमा बी लिखा है तो हम इसे कहेंगे कि ए इज रिलेटेड टू बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक चीज समझ में आए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए से बी तक अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से बारी बारी से रिलेटेड हो जाएंगे और उन सभी रिलेशन को हम लोग ए क्रॉस बी में लिख सकते हैं। यहाँ तक का आपको कहानी समझ में आ गई। कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाने के बाद इन्होंने चालू किया था रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख लिए, उसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम लोग रिलेशन में लिखते हैं। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि रिलेशन को भी ऐसे ही लिखा जाता है। रिलेशन को भी ऐसे ही लिखा जाता है जैसे कि मैं लिख दूँ 1,3, फिर लिख दूँ 2,6, तो हम इसे कहेंगे कि 1 रिलेशन में 1 3 से रिलेटेड है, 2 6 से रिलेटेड है। लेकिन अभी मैंने कैसे डिसाइड किया कि इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर में से यही लोग जो है अपने रिलेशन में होंगे, क्योंकि रिलेशन में ना कुछ डेफिनेशंस होती है। रिलेशन में वो कुछ डिफाइन करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं कह दूं कि x, y वेयर y इज इक्वल टू 3x। मतलब कुछ ना कुछ हम एक रूल या रिस्ट्रिक्शन दे दें कि भाई a को b से रिलेटेड तब माना जाए जब ये रूल फॉलो हो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या रिलेशन दिया है कि हर एक एक्स वाई से रिलेटेड है, अगर वाई जो है 3 टाइम्स है। कहने का मतलब हर एक मेंबर अपने 3 गुना से रिलेटेड है। 1 किस से रिलेटेड होगा, 3 से, क्योंकि 1 का 3 गुना जो होता है ना 3 है। देखिए ना कह रहा है कि y से रिलेटेड x तब होगा जब y उसका 3 टाइम्स होगा। तो 2 का 3 टाइम्स कौन है, 6 है। 3 का 3 टाइम्स कौन है, 9 है। तो जो पेयरिंग होगी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को, तो ये तो रिलेशन वेन डायग्राम में हो गया, रिलेशन सेट बिल्डर्स में हो गया। अगर रिलेशन को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो मैं 3 को 9 से रिलेट करके लिख दूं 3,9। तो जो रिलेशन है ये है रोस्टर फॉर्म में, ये रिलेशन सेट बिल्डर्स में, ये रिलेशन वेन डायग्राम में। तो ये एक्चुअली रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा सेट होता है जो ए से बी तक जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे जा सकते हैं उनमें से कुछ से नंबर्स को लेके हम एक रिलेशन बनाते हैं। और रिलेशन में वही एलिमेंट्स होते हैं जो किसी रूल को फॉलो करते हैं, कुछ ना कुछ रूल वहाँ पे फॉलो होता है। हमें इतना समझ में आया कि अगर हमें रिलेशन को डिफाइन करना है तो हम रिलेशन कुछ इस तरह से सेट बिल्डर्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि x, y, इसका मतलब ये जो x है ये y से रिलेटेड है और किस रिलेशन से रिलेटेड है कि y = x+1। अगर ऐसा है तो हम रिलेशन को लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि अगर 1 जाएगा तो
अपने एक ज़्यादा यानी 2 से रिलेटेड होगा, 2 जाएगा तो 3 से रिलेटेड होगा, 3 जाएगा तो 4 से रिलेटेड होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है कि एक्स वाई से रिलेटेड है, वेयर वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, एक ज़्यादा है, ठीक है। अगर 0 जाएगा तो 1 से रिलेटेड होगा, ऐसा कुछ रिलेशन को हम लोग लिख सकते हैं। अगर ए बी से रिलेटेड है, हमें ये लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यस, इस पूरे चैप्टर में जिसका हाफ पार्ट है रिलेशंस एंड फंक्शन का, जो पहला पार्ट है उसमें अगर आपको ये लिखना है कि ए बी से रिलेटेड है तो आपको कैसे शो करना है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। समझ में आ गई बात, ए बी से रिलेटेड है, अगर हमें ये लिखना है तो हम लोग लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब देखिए रिलेशन में अब तक हमने कैसे टाइप के रिलेशन पढ़े हैं कि x रिलेटेड टू y, वेयर y इज डिविजिबल बाई x, या y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ऐसे ही। लेकिन अब हमें रिलेशन के कुछ और टाइप्स पढ़ने होंगे, जो आपका रेंज है ना थोड़ा सा उसको वाइडली सोचना होगा। रिलेशन इन टाइप्स के भी हो सकते हैं। जब भी हम किसी रिलेशन को प्रूव करेंगे तो हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक सेट, किस सेट की बात हो रही है, किस सेट से हमें नंबर्स लेने हैं, एक सेट चाहिए तुम्हें, और दूसरा चाहिए कि वो रिलेशन क्या दिया है। तो रिलेशन हो सकता है बीइंग टॉलर, ह्यूमंस के सेट पे, इंसानों के सेट पे, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, पीपल्स हैं, उनके सेट में टॉलर होने का रिलेशन, हाइट कंपेयर कर रहे हैं, टॉलर होने का रिलेशन ऐसे भी हो सकते हैं। सेकेंड, ह्यूमंस के सेट पे यानी कि इंसानों के सेट पे ब्रदर होने का रिलेशन, ए बी से रिलेटेड है मतलब ए बी का भाई होगा, ठीक, ऐसा रिलेशन भी हो सकता है। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, अब सेट चेंज कर दिया। ट्राइंगल्स के सेट पे एक इमेजिन करिए कि एक ऐसा सेट है जिसमें ट्राइंगल्स ही ट्राइंगल्स है, वैरायटीज ऑफ ट्राइंगल, उस सेट में कॉन्ग्रुएंस होने का रिलेशन। इसी तरह से लाइंस के सेट पे लाइंस ही लाइंस है, एक ऐसा सेट इमेजिन करिए और उस सेट में परपेंडिकुलर होने का रिलेशन। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है ना, अब हमें क्लास 12th में ऐसे पढ़ने हैं, इतने टाइप के रिलेशन वो दे सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्लास 11 का रिलेशन फंक्शन बच्चों कंप्लीट कर लिया है, बस इतना ही कुछ है जो आपको जानना था। अगर आप नहीं जान पाए थे तब एक छोटी सी चीज और पढ़ी थी कि मान लीजिए इसी रिलेशन का तुमसे वो कह दें कि डोमेन बताइए, तो डोमेन में आप क्या करते थे, एक सेट बनाते थे जिसमें इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट लिख देते थे, 1 2 3 0, फर्स्ट पार्ट लिख देंगे तो वो डोमेन बन जाएगा। उसके बाद 2 3 4 1 सेकंड पार्ट में जो लिखे हैं ऑर्डर्ड पेयर में से वो लिख दोगे तो वो रेंज बन जाएगा। बस इतनी ही थी कहानी रिलेशन एंड फंक्शन की क्लास 11 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लास 12 में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है। बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन में हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन से। रिलेशन के हमें 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स पढ़ने हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ध्यान से सुनिए, मैंने पहले ही कहा था कुछ भी प्रूव करना है उसके लिए तुम्हें 2 चीज चाहिए, एक सेट, दूसरा एक रिलेशन ना। और रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, उसे क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा। किस सेट पे, और ऑन अ सेट ए सेट पे किसी रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा अगर क्या हो, ध्यान से सुनिएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ये सभी ए के लिए होना चाहिए, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसको हम सिंपल बना के आपको समझाते हैं। देखिए ये तो हो गई बुकिश डेफिनेशन, ठीक है, मैं इसको आपको अच्छे समझाती हूँ। ये कह क्या रहा है, इन्होंने कहा है कि किसी भी सेट ए में कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होता है अगर उस सेट से आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, वो एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जाए उस रिलेशन से। यानी कि फॉर ऑल मतलब कि सभी ए के लिए बात सही है, ए के हर एक सदस्य स्मॉल ए के लिए ए इज रिलेटेड विद इट सेल्फ। यानी ए से रिलेटेड तो हम कैसे लिखेंगे भाई, ए बी से रिलेटेड तो हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिखते हैं ना। अब हम कह रहे हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए से ही रिलेटेड हो, यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। समझ में आई बात, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव इज ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी कि अगर सेट का हर एक मेंबर खुद के ही साथ रिलेटेड होने लग जाए तो उस रिलेशन को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमेशा आप क्या देखोगे, 1 1 2 2 3 3। देखिए 1 1 से रिलेटेड है, 2 2 3 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड। यानी आप जब भी देखो कि रिलेशन में ऐसा सिचुएशन आ रही है कि हर एक एलिमेंट खुद ही से रिलेटेड हो जा रहा है, तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, रिफ्लेक्सिव हो जाता है। ऑब्वियसली आप सोचोगे भाई ऐसा कैसा रिलेशन होता होगा जो रिफ्लेक्सिव होता होगा। आप एग्जांपल जानना चाहोगे तो मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये लेस देन होने का, ठीक, और हम सेट ले लें नेचुरल नंबर का। अब पूछें आपसे कि क्या नेचुरल नंबर के सेट में ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट उठा के देखोगे। मान लीजिए कि मैंने 2 उठा दिया, क्या 2 खुद के साथ ही इस रिलेशन से रिलेटेड हो सकता है, क्या 2 खुद से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता।
इस सेट पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं हो पाया। आ रही बात समझ में? अगर इसके अपोजिट में आपसे कह दूं कि रिलेशन अब लेस देन का नहीं है, इक्वल टू का है और सेट सेम है, तो अब क्या होगा कि कोई भी एलिमेंट आप नेचुरल नंबर से उठाओगे तो वो तो खुद के इक्वल होता ही है ना। हर एक एलिमेंट जो है, हर एक नंबर जो है वो खुद के इक्वल होता है। तो यस 3 के इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि इस रिलेशन से दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि सेट का हर एक एलिमेंट खुद के ही साथ रिलेटेड हो जाता है, उस रिलेशन से तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ट्राइंगल्स के सेट पे कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन, तो अगर आप ट्राइंगल के सेट से कोई एक ट्राइंगल उठाते हो तो क्या वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस, हर एक ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब शेप और साइज में इक्वल हो जाए। तो भाई कोई खुद से तो शेप और साइज में इक्वल ही होगा ना। तो सेकेंड ट्राइंगल भी खुद से कॉन्ग्रुएंट होगा, थर्ड ट्राइंगल भी खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यस, कॉन्ग्रुएंट होने का रिलेशन ट्राइंगल्स के सेट पे एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। आई होप इतना एग्जांपल से आपको समझ में आ गया है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ कि अगर सेट का हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड होने लग जाए तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं। बात करते हैं दूसरे टाइप के रिलेशन की, जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, जब भी मैं ये लिखूँ ना, ये फॉर ऑल का साइन है, तो समझ जाना है कि जो हम कह रहे हैं वो सेट के सभी मेंबर्स के लिए सही होना चाहिए। फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, सेट से हमें 2 मेंबर चुनने हैं और जब कभी a b से रिलेटेड हो जाए, इनकी a रिलेटेड टू b, एट द सेम टाइम b वुड बी ऑल्सो रिलेटेड विथ a बाय द सेम रिलेशन। यानी कि अगर a b से रिलेटेड होता है तो b भी a से रिलेटेड होना चाहिए सेम रिलेशन से। ठीक, इसको हम लोग ऐसा समझते हैं, लाइंस का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि सेट दिया है, किसका है? लाइंस का सेट है। ठीक, रिलेशन कौन सा दिया है? परपेंडिकुलर होने का रिलेशन है। तो मान लीजिए कि मैंने पहली लाइन बनाई L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो अब L2 भी तो उसी समय L1 के परपेंडिकुलर होगी ना, थोड़ी ना वो पैरेलल हो जाएगी। तो अगर L1 लाइन L2 के परपेंडिकुलर है, देन एट द सेम टाइम L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये फॉलो हो रहा है, A is related to B, L1 is perpendicular to L2, so L2 is also perpendicular to L1। तो यस, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह से लाइंस के सेट पे पैरेलल होने का रिलेशन, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल हुई ना, तो पैरेलल होने का रिलेशन भी कैसा है? सिमेट्रिक रिलेशन है। एक रिलेशन मैंने दिया ग्रेटर देन होने का, ठीक है, और सेट कौन सा है भाई? रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर से मैंने 2 मेंबर्स चुने, 4 and 3। 4 ग्रेटर देन है 3 का, तो क्या एट द सेम टाइम पे 3 भी ग्रेटर देन हो सकता है 4 के? नहीं, 3 ग्रेटर नहीं होगा बल्कि स्मॉलर होगा। तो रिलेशन नहीं चेंज हो गया, मतलब अगर A B से रिलेटेड तो B भी A से उसी रिलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। तो 4 3 से रिलेटेड था तो 3 4 से उससे रिलेटेड वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि 3 4 से स्मॉल होता है ना कि ग्रेटर। तो ये जो ग्रेटर देन का रिलेशन है सिमेट्रिक नहीं है, पैरेलल होने का रिलेशन सिमेट्रिक था, परपेंडिकुलर होने का रिलेशन सिमेट्रिक था। आई होप आप सिमेट्रिक रिलेशन समझ चुके हैं। अब बात करते हैं रिलेशन के थर्ड टाइप की, जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या लिखना है? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज ट्रांजिटिव। किसी सेट पे कोई रिलेशन ट्रांजिटिव होगा अगर, ध्यान से सुनिएगा, आपने सेट से उठाए 3 मेंबर्स A B C बिलोंग्स टू A। इस बार आपको 3 मेंबर्स चुनने हैं, 3 नंबर्स चुनने हैं। जब कभी A B से रिलेटेड है, यानी A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, अगर A B से रिलेटेड हो और B किसी तीसरे C से रिलेटेड हो, और आप बता पाएँ कि A भी C से भी रिलेटेड है, और आप बता पाते हो कि A C से भी रिलेटेड है, दैट इज़ यू हैव टू प्रूव दैट A C बिलोंग्स टू R। यानी आपको 2 चीज़ें मान के चलनी है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, एंड यू हैव टू प्रूव कि A इज रिलेटेड टू C। अब इसका कुछ रिलेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए 1 2 2 3, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड, और फिर 1 3 भी हो जाए, 1 2 2 3 है तो 1 3 भी हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है।
ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है कि जब ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए और सी भी रिलेटेड हो जाए। एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि लाइंस के सेट पे पैरेलल होने का रिलेशन, L1 लाइन L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो ये है 3 टाइप के रिलेशन। आई होप इतना क्लियर है रिलेशन के ये 3 टाइप, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो इस चैप्टर में आप बार बार सुनोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, एक सेट दिया होगा ए और एक रिलेशन दिया होगा आर। ये रिलेशन आर इस सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा अगर उसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएं। अगर उसमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं, और वो 3 प्रॉपर्टी आप जानते हो, अगर आर कैसा हो, रिलेशन कैसा हो, रिफ्लेक्सिव हो जाए, सेकेंड रिलेशन कैसा हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, और तीसरा रिलेशन कैसा हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए। रिलेशन कैसा हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों हो जाता है तो उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि अगर पूरा क्वेश्चन वो लोग देंगे कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना। आई होप इतना क्लियर है। चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही लिया है। देयर इज अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन ए। रिलेशन कैसा है, एक्स वाई से रिलेटेड होता है। अगर 3x - y = 0, अगर मैं इसे थोड़ा सा ईजी बना लूँ तो कहूँगी कि y = 3x, यानी कि हर एक x अपने 3 गुना से रिलेटेड है। ठीक है, वेन डायग्राम में समझें तो ए के एलिमेंट्स हैं और ए से ही रिलेटेड हैं। 1 2 3 4 बस इतना ही लेना है। 1 किससे रिलेटेड है, 1 का 3 गुना कौन होगा, 3, 2 का 3 गुना क्या होगा, 6, 3 का 9 एंड 4 का 12। ठीक है, तो अभी मैंने 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 5 का 3 टाइम्स क्या होगा, 15 होगा, जो कि हमारे सेट में है ही नहीं, क्योंकि ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन है। समझ में आई बात। तो अगर आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको करना सिर्फ इतना है कि जो रिलेशन है ना उसको आप लोग रोस्टर फॉर्म में लिख लो कि भाई कौन किससे रिलेटेड होगा। 1 3 से रिलेटेड होगा, 2 6 से रिलेटेड होगा, 3 9 से रिलेटेड होगा एंड 4 12 से रिलेटेड होगा। ऐसा होगा, इनको अपने रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अभी हमें बताने कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या। तो रिफ्लेक्सिव कब होता है कोई रिलेशन, जब उसमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट। अभी तो सेट कौन सा दिया हमारा, ये दिया है। तो अगर हम कोई भी मेंबर लें तो उसके लिए ए जो है ना वो रिलेशन में होना चाहिए। यानी कि अगर 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे कि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों नहीं रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक मेंबर को खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब कोई भी मेंबर, सोचने वाली बात है, खुद का 3 गुना थोड़ी ना हो सकता है। देयर इज नो नंबर अदर दैन 0 विच कैन बी 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, लेकिन यहाँ पे 0 है ही नहीं। और इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग 2 तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि मैथमेटिकल वे में समझा दिया कि भाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, और एक दूसरा तरीका है कि आप सीधे सीधे कह दो कि वी कैन सी इन दिस रिलेशन दैट 1 1 इज नॉट देयर एंड 2 2 इज ऑल्सो नॉट देयर, 3 3 इज ऑल्सो नॉट देयर, 4 4 इज ऑल्सो नॉट देयर, सो दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्योंकि मतलब आपको अपनी बात जो है ना समझा देनी है, आप किसी भी तरीके से बता दो कि रिलेशन क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 टाइप के एलिमेंट नहीं है। बिकॉज रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हर एक मेंबर खुद के साथ रिलेटेड हो। तो मैंने 2 तरीके आपको बता दिया, आप वैसा भी कर सकते हो। ठीक है, अब सिमेट्रिक में हमको क्या करना होता है, 2 मेंबर चुनने होते हैं। मतलब अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए था, 2 6 है तो 6 2 भी होना चाहिए था, 3 9 है तो 9 3 भी होना चाहिए था, 4 12 है तो 12 3 भी होना चाहिए। जो कि इसमें नहीं, हम समझ सकते हैं रिलेशन देख के कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग इसको अगर ऐसे मैथमेटिकल टाइप से लिख दें तो हम ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। यानी अगर ए जब ए बी से रिलेटेड होता है
तब बी ए से रिलेटेड नहीं देखा गया है या बी ए से रिलेटेड नहीं है, हैंस आर इज नॉट, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया कि आप ऐसा लिख दो, और दूसरा तरीका भी है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो या आपको ऐसा भूल जाता है या नहीं सही लग रहा है, तो आप इसे लिख सकते हो, वी कैन सी इन गिवन रिलेशन, हम देख सकते हैं कि रिलेशन में 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी 1 3 से रिलेटेड है, लेकिन एट द सेम टाइम 3 1 से रिलेटेड नहीं है। इट इम्प्लाइज 3 1 इज नॉट देयर इन द रिलेशन, एक तरीका ये हुआ। फिर 3 9, एक आध और बता दो, 3 9 बिलोंग्स टू आर बट 9 3 इज नॉट देयर इन द रिलेशन, तो हम क्या कहेंगे, हेंस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। देखिए आपके पास दो तरीके हैं इसे प्रूव करने के, एक तो या तो आप ऐसे एग्जाम्पल दे के बता दो या आप ऐसे लिखो। ठीक, आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। आते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, आपने 3 मेंबर्स चुन लिए। होता क्या है ट्रांजिटिव में बेसिकली कि अगर इफ़ ए बी से रिलेटेड होता है एंड एट द सेम टाइम बी सी से रिलेटेड होता है, और अगर हम बता दिए कि बी भी सी से रिलेटेड, और अगर हम बता दिए कि ए इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू सी, इट इम्प्लाइज ए इज़ रिलेटेड टू सी, तो आप देख सकते हो कि 1 3 से रिलेटेड था और 3 9 से रिलेटेड है, लेकिन 1 3 कहीं नहीं है। अगर हम इस चीज़ को यहाँ रिलेट करें कि ए बी से रिलेटेड, ए समझ लो कि 1 है और बी समझ लो कि 3 है, तो 1 3 है और 3 तीसरे एलिमेंट 9 से है, लेकिन फिर 1 9 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, 1 9 इज नॉट देयर, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आप क्या लिखोगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आप क्या करोगे, 3 मेंबर्स लोगे ए बी सी, आप लिखोगे ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जब कभी ए बी से रिलेटेड होता है, बी सी से रिलेटेड होता है, तब ऐसा नहीं देखा गया है कि ए सी से रिलेटेड हो। इसका एग्जाम्पल आपको यहाँ मिल जाएगा, 1 3 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है, लेकिन 1 9 से रिलेटेड नहीं है, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चंस कैसे करने हैं। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होता है बात कर लिए हमने, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। अच्छा, अब इसके कुछ स्पेशल केस देखिए आप, जो कि आपको याद रखने हैं, और कई बारी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, MCQs आते हैं, तो इसका स्पेशल केस देखिएगा। अगर कोई रिलेशन ए बी, अगर किसी रिलेशन में ए बी है बी ए है, ए बी बी ए है मतलब वो सिमेट्रिक है, और साथ में ए भी है, अगर रिलेशन ऐसा है तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, वो ट्रांजिटिव हो जाता है, दैट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ए बी ए यानी कि सिमेट्रिक हो गया। अगर उसके साथ वो ए भी हो जाए उसमें, तो क्योंकि देखिए ना ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, ए रिलेटेड बी रिलेटेड सी, लेकिन यहाँ पे ए और सी का काम कौन कर रहा है, ए और ए ही कर रहा है, तो ए रिलेटेड ए है, देन इट इज ट्रांजिटिव। ये स्पेशल केस कह सकते हैं इसको। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसा रिलेशन का एग्जांपल दीजिए जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो हम लोग एक सेट कंसीडर कर सकते हैं 1 2 3 जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि रिफ्लेक्सिव बताना है, तो 1 1 फिर 1 2 ले लीजिए, फिर 2 1 भी ले लीजिए, तो 1 1 हुआ, 1 2 2 1, ठीक है, और उसके बाद 2 2 भी ले लीजिए। तो देखिए यहाँ देखिए अगर हमारे सेट में 2 ही एलिमेंट होते ना तो हम यहाँ स्टॉप कर सकते थे, लेकिन 3 भी है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 3 और उसके बाद 3 3 कर दें। तो देखिएगा 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं दिख रहा है, बट हमने 3 3 कर दिया है, 2 2 भी कर दिया है, इसलिए ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो 1 1 2 2 3 3 ट्रिपलेट्स कर दीजिए। ठीक है, फिर 1 2 2 1, अब 2 3 किया, 3 2 नहीं है, लेकिन चूंकि 2 के साथ 2 भी है और 3 के साथ 3 भी है तो ये सिमेट्रिक होगा। तो एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है वो ये है। अब नेक्स्ट इन्होंने पूछा है एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दीजिए जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 2 3 3 2 और साथ में किसी एक के साथ पेयरिंग कर दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रांजिटिव हो जाता है, और ये सिमेट्रिक तो है ही। फिर एक और एग्जांपल इसमें दे सकते हैं, जो मैंने ये केस आपको बताया था, ए बी बी ए और ए ए, तो 2 3 3 2
एंड टू भी कर सकते हैं। तो ये रिलेशन भी कैसा हो गया, ये रिलेशन भी कैसा हो गया, और सिमेट्रिक हो गया। और तो ये रिलेशन भी कैसा हो गया, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को एग्जांपल देना है ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो वो आपको ये दे सकते हैं। वाइट इज नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि 3 तो है इसके पास लेकिन 2 नहीं है, इसके बाद 2 तो है लेकिन 3 नहीं है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन है जो आपके NCERT 1.1 में सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, वो बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन कह सकते हैं। इसको मैंने दूसरे तरीके से आपको समझाया है कि ऐसे रिलेशन का एग्जांपल दीजिए जो कि ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिया है इस फॉर्मेट में, आपको आपके NCERT में मिलेगा ये कि x y से रिलेटेड है अगर y x+5 है और x 4 से छोटा है। इस रिलेशन को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो 1 6 से रिलेटेड है क्योंकि 5 ज़्यादा लेना है, हर एलिमेंट हर नंबर अपने 5 ज़्यादा से रिलेटेड है। तो 1 6 से 2 7 से रिलेटेड, 3 8 से रिलेटेड है। ठीक, अब आप पूछोगे कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग चेक करते हैं, इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो हम देख सकते हैं कि 1 1 इज नॉट देयर इन दिस रिलेशन, 2 2 इज ऑल्सो नॉट देयर इन दिस रिलेशन एंड 3 3 इज ऑल्सो नॉट देयर इन द रिलेशन, हैंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं है। फिर बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, देखिए 1 6 है, 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 इज नॉट देयर इन R। फिर 2 7 बिलोंग्स टू R बट 7 2 इज नॉट देयर इन R। समझ रहे हो, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक, या ये सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि ये ट्रांजिटिव है क्या, और है तो क्यों है। तो देखिए रिलेशन क्या है, 1 6, ठीक है, 1 6 से रिलेटेड है, A B से रिलेटेड है, लेकिन B अगर तीसरे एलिमेंट से रिलेटेड हो ही ना। हमने ट्रांजिटिव में क्या पढ़ा है, हमने ट्रांजिटिव में पढ़ा है कि अगर हमें 3 मेंबर्स की बात करनी है A B C, है ना, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, स्पेशल केस है ये। इफ A रिलेटेड टू B, ठीक है, बट B अगर C से रिलेटेड है, B अगर C से रिलेटेड है तब, और अगर आप तब नहीं बता पाते हो कि A C से रिलेटेड है तो हम क्या कहेंगे, देखिए A B से रिलेटेड, B C से रिलेटेड, तो A C से रिलेटेड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि अगर A B से रिलेटेड है लेकिन हमें ये पता ही ना हो, हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो ही ना कि B C से रिलेटेड हो रहा है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन बहुत क्लियरली कहता है कि जब कभी A B से रिलेटेड हो रहा हो और B C से भी रिलेटेड हो रहा हो तब आपको बताना है कि A C से रिलेटेड है कि नहीं। अगर ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है तभी तो हम कह सकते हैं कि भाई A C से रिलेटेड है कि नहीं, है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ही ना हो कि B C से रिलेटेड है कि नहीं, तब हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज ट्रांजिटिव रिलेशन कॉन्ट्रोडिक्ट नहीं हो रहा है। कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब कि ये दोनों होने के बाद तीसरा होना चाहिए। अब जब 2 ही पूरे नहीं है हम तो कैसे कहेंगे कि तीसरा हो रहा है कि नहीं, एंड वी कांट रीच टू द कंक्लूजन, हम कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते हैं, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा स्पेशल केस ट्रांजिटिव रिलेशन का, अगर सिर्फ A B रिलेटेड टू R है, B रिलेटेड टू C पता ही नहीं है, तो हम उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है 1 रिलेटेड टू 6, लेकिन 6 और कभी रिलेट भी नहीं हुआ किसी से, है ना, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रांजिटिव। R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव, बिकॉज 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, ये सब नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये, R इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्रिक, बिकॉज जब 1 6 बिलोंग किया था तो 6 1 नहीं बिलोंग किया था, 6 1 इज नॉट देयर इन रिलेशन। अब ये ट्रांजिटिव क्यों है, बिकॉज ट्रांजिटिव होगा बिकॉज R जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन को, तो R इज ट्रांजिटिव। आगे बात समझ में, क्योंकि A B से रिलेटेड तो हुआ था लेकिन B आगे किसी से रिलेटेड हुआ ही नहीं, B C से रिलेटेड हुआ ही नहीं, तो हम A C कैसे चेक करें। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल है ऐसे रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है लेकिन ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक रिलेशन R डिफाइन है Z में, कोई छोटा मोटा सेट नहीं दिया अभी, पूरा Z दिया। Z क्या होता है, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट में हम एक रिलेशन इन्होंने दिया है कि जब जब x y से रिलेटेड होता है, इसका मतलब ये है कि x और y का डिफरेंस जो है एक इंटीजर होगा।
वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव इससे मतलब नहीं है, बट डिफरेंस ऑफ एक्स एंड वाई इज़ एन इंटीजर, इस टाइप का रिलेशन दिया है। ठीक, तो अगर हम इस रिलेशन को आपको समझाने के लिए, इस रिलेशन को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 से भी रिलेटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 और 1 हर वो नंबर, पहला नंबर दूसरे से रिलेटेड होगा जिनके बीच का डिफरेंस जो है कि कोई इंटीजर है। तो 1 से भी रिलेटेड होगा क्योंकि 1 और 1 के बीच का डिफरेंस क्या है, 0, जो कि एक इंटीजर है। 1 2 से भी रिलेटेड होगा, 1 3 से भी रिलेटेड होगा, और कोई एंड ही नहीं है, सबसे रिलेटेड होगा एक तरह से, है ना। 2 1 से भी रिलेटेड होगा, 3 भी 1 से रिलेटेड होगा। ऐसा टाइप का रिलेशन ये दिया हुआ है। अब 2 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तरीका है कि हम ए बी लेके करें नॉर्मल तरीके से। तो चूंकि यहाँ पे रिलेशन एक्स वाई में है तो हम एक्स वाई नंबर का यूज़ करेंगे, ना कि ए बी का। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, कोई एक मेंबर उठाते हैं तो एक्स ले लिया, एक्स तुम लोग पहले समझ लो, एक्स बिलोंग्स टू जेड। मैंने क्या किया, रिफ्लेक्सिव मतलब कोई एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या बताना होता है कि सेट से कोई भी मेंबर लें वो खुद से रिलेटेड हो जाए। तो हमने एक एक्स ले लिया है, ठीक है। अब बताना है कि ये एक्स खुद से ही रिलेटेड है, तो हमने पहले ही इसको बना के रख दिया कि यस 1 1 टाइप के एलिमेंट होंगे। क्यों 1 1 से क्यों रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 और 1 हर एक मेंबर खुद से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि उसका खुद के साथ डिफरेंस जब लेते हैं तो 0 आता है, 0 एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x, x बिलोंग्स टू R एज x माइनस x इज इक्वल टू 0 एन इंटीजर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। हैंस R इज रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज कोई भी एक जो मेंबर या कोई भी एलिमेंट आप सेट से लेते हो वो खुद से रिलेटेड है। कोई एक रीज़न नहीं है हमारे पास जो हम कह सकें कि 2 2 इसमें नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, हर एक्स से रिलेटेड होगा। यहाँ तक क्लियर है? ये एक तरीका है। एंड देयर इज अनदर वे, 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, ऐसा बता दो आप। सेकेंड टाइप के रिलेशन की सिमेट्रिक, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? तो सिमेट्रिक के लिए हमें 2 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, 2 एलिमेंट उठाना होता है अपने सेट से। हमारा सेट है इंटीजर का, तुमने x और y नाम के 2 नंबर्स ले लिए हैं, ठीक है। x इज लेट, सिमेट्रिक का मतलब जब कभी x y से रिलेटेड हो तब y भी x से रिलेटेड हो जाए, यही तो सिमेट्रिक है। तो लेट x इज रिलेटेड टू y, मान लेते हैं कि x y से रिलेटेड है। तो अगर x y से रिलेटेड है तो इसका क्या मतलब है कि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा, है ना। x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। तो अब तुम्हें ये बताना है कि क्या y भी अब x से रिलेटेड होगा। तो y, अगर y x से रिलेटेड है तो क्या कंक्लूजन होगा इसका कि y माइनस एक्स एक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर x माइनस वाई मान लो 4 आया है तो y माइनस एक्स माइनस 4 आएगा, लेकिन होगा तो इंटीजर ही, है ना। तो यस, y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। नेगेटिव हो सकता है वो, लेकिन होगा एक इंटीजर। हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कि x y से रिलेटेड है, ये हमने मान लिया था क्योंकि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। हमने सपोज कर लिया कि x y से रिलेटेड है, इसका मतलब ये हुआ कि x और y का जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। तो अब अगर y भी x से रिलेटेड है तो क्या ये हो सकता है, यस y, इफ y इज रिलेटेड टू x तो क्या होगा, y माइनस एक्स इंटीजर होना चाहिए। तो अगर x माइनस वाई एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स डेफिनेटली एक इंटीजर होगा ही, ठीक है। हेंस अब कंक्लूड कर देते हैं। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट कि व्हेनेवर x इज रिलेटेड टू y देन y इज ऑल्सो रिलेटेड टू x, हेंस दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, दैट देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। आप चाहो तो इसको किसी एग्जाम्पल से भी शो कर सकते हो। तुम एक कोई भी एक पेयर उठाओ, 1 3, 1 3 से क्यों रिलेटेड है, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है, एक इंटीजर है। तो अगर 1 3 है तो 3 1 भी होगा, 3 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 3 है तो अगर 1 3 एक इंटीजर है देन ऑब्वियसली 3 1 विल बी ऑल्सो इंटीजर, ठीक। तुमको ये कब करना है अगर तुम दूसरी मेथड का यूज़ करना चाहते हो, अदरवाइज तुमने यहाँ समझा दिया है कि सिमेट्रिक एक्स वाई लेके।
और दूसरा तरीका है कि जब ये मेथड भूल जाओ कि कैसे करना था, तो आप ऑप्शनल एक मेथड रखे हो कि जिसमें आप ना एग्जाम्पल ले लेके इस बात को बता सकते हो कि 1 3 है 3 1 भी है, क्योंकि अगर 1 और 3 के बीच का डिफरेंस एक इंटीजर 2 है तो 3 और 1 के बीच का डिफरेंस भी तो एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, हम लोग सीधे ट्रांजिटिव रिलेशन में आते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें सेट से 3 जो एलिमेंट है लेने होते हैं। तो लेट अस अज्यूम x y z बिलोंग्स टू a, 3 एलिमेंट ले लिए हमने। ठीक है, फिर ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, x y से रिलेटेड है ऐसा मान लेते हैं एंड y z से रिलेटेड है ये भी एज्यूम कर लेते हैं एंड सिर्फ प्रूव क्या करना है कि x इज़ रिलेटेड टू z। तो बेसिकली प्रूव करना एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे ना हर एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि दो बहुत सिंपल सी कंडीशन दे दी है कि हर एक नंबर दूसरे से रिलेटेड होगा, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस अगर इंटीजर है तो इंटीजर तो अगर तुम इंटीजर लिए हो x और y में तो तुमने इंटीजर ही तो लिया है, क्योंकि इंटीजर का सेट है ये सेट कौन सा है, सॉरी इंटीजर्स का सेट है, तुमने इंटीजर लिया है। इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो बेसिकली ना सीधे सीधे भी हम लिख सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा के बता दे रही हूँ कि लेट x एंड y बिलोंग्स टू r, यानी x y से रिलेटेड है। तो बच्चों अगर x y से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई एक इंटीजर होगा। लेट इट इज़ k1, नाम दे दिए कोई इंटीजर को, और साथ में हम ये भी मान रहे हैं कि y रिलेटेड टू z, तो y माइनस z इज इक्वल टू एन इंटीजर, लेट इट इज़ k2। हमें नहीं पता कौन सा इंटीजर मिलेगा, लेकिन मिलेगा इंटीजर ही। अब तुम्हें ये बताना है, नाउ वी हैव टू प्रूव, तुम लोग पूछ रहे थे ना कि अभी कैसे प्रूव करेंगे कि x रिलेटेड टू z। नाउ वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि x इज रिलेटेड टू, बोलिए z, ये बताना है कि क्योंकि x y से है y z से है, अगर हम x z से बता दें तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब x z से कब होगा ट्रांजिटिव, जब बच्चों हम x और z के बीच का डिफरेंस भी एक इंटीजर प्रूव कर दिए तो x माइनस जेड को इंटीजर प्रूव करना हमारा एम है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, y को सब्ट्रैक्ट, x और z y है ही नहीं यहाँ पे, y सब्ट्रैक्ट करेंगे, y ऐड करेंगे, और पहले से क्या है माइनस जेड। फिर से देखिएगा, x माइनस जेड हम लेके चले हैं, y सब्ट्रैक्ट किए, y ऐड किए। अब ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इस इक्वेशन से x माइनस वाई की वैल्यू रख दो k1, y माइनस जेड की वैल्यू k2, k1 प्लस k2 जो भी होगा, दो इंटीजर का सम क्या होता है, एक इंटीजर ही तो होता है। तो दिस इज नथिंग बट इंटीजर k। तो x माइनस जेड की वैल्यू क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है, हेंस वी कैन से दैट x इज रिलेटेड टू z, x इज रिलेटेड टू z। x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, और हमने बता दिया कि x z से भी रिलेटेड है। देयरफॉर r इज अ ट्रांजिटिव। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है प्रूव करने का। क्या तरीका है प्रूव करने का? दूसरा तरीका, आप कुछ नंबर्स ले लो, 1 2 और 5 ऐसा कुछ ले लो, है ना। आप ले लो कि 1 2 से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि भाई 1 और 2 के बीच का डिफरेंस एक इंटीजर है, और साथ में आप ये भी मान लो कि 2 5 से रिलेटेड है। क्यों? 2 और 5 के बीच का रिलेशन जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर है। अब तुम्हें बताना है कि 1 5 से है कि नहीं, तो डेफिनेटली 1 5 से रिलेटेड होगा। वाई? बिकॉज कि 1 और 5 के बीच का डिफरेंस भी एक इंटीजर है। तो आप ऐसा एग्जांपल दे के कर सकते हो चाहो तो, और ये एक्स वाई वाली मेथड है, ठीक है। तो देयरफॉर ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। तो क्या कह सकते हैं? दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज, लास्ट में कंक्लूजन लिख देंगे, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए बच्चों, अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन डी पार्ट। रिलेशन बहुत अजीबोगरीब है कि रिलेशन है ह्यूमंस के सेट पे। ए द सेट ऑफ ह्यूमंस, किसी लोकेलिटी में एक टाइम पे रहने वाले लोगों के का ही सेट इन्होंने बना दिया है, उसको ए कह दिया। यानी हम कह सकते हैं कि ए इज द सेट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। कुछ एलियंस या एनिमल्स नहीं है वहाँ पे, ह्यूमंस का सेट लिया गया है। ओके, एंड व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन इज गिवन? एक्स इज रिलेटेड टू वाई इफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। यानी जो पहला मेंबर है वो वाइफ है किसकी?
वाई की, यानी पहला फर्स्ट मेंबर फीमेल होगा और दूसरा मेल होगा। अब एक बात याद रखिए, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन जो होता है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन कभी कभी कंफ्यूज करता है, स्पेशल केस कह सकते हैं। होता क्या है ट्रांजिटिव में, हमने क्या पढ़ा है कि अगर 3 मेंबर्स हैं ए बी सी किसी सेट के, जब मैंने क्या बताया था, अगर ए बी से रिलेटेड हो और एंड बी सी से रिलेटेड हो, तब आप बता दो कि ए सी से रिलेटेड है कि नहीं। ठीक, समझ में आ रहा। लेकिन अगर हमें ये बस पता हो कि ए बी से रिलेटेड हो, ये पता ही नहीं हो, बी सी से रिलेटेड है ऐसा पता ही ना हो, तो फिर हम इसको चेक नहीं करेंगे और सीधे लिख देंगे इट इज़ ट्रांजिटिव, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन है, इनफ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना। ये ट्रांजिटिव ये कहता है ना कि ए बी से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेटेड है, तो फिर 1 4 बताओ कि है कि नहीं। लेकिन अगर 1 3 बस है और ये है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक नहीं करना है हमको, हमें सीधे लिख देना है कि वो ट्रांजिटिव है। ओके, तो ऐसा 2 क्वेश्चन में है बुक में, एक तो आपको मिलेगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और एक है 5th का 4th पार्ट, 2 क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग अभी इस क्वेश्चन के को डिस्कस करते हैं। वाई से रिलेटेड है, अगर एक्स उसकी वाइफ है तो लेट अस अज्यूम एक्स फ्रॉम ए। हमने क्या किया कि एक मेंबर ए से हमने क्या किया कि सेट से जो आपके पास ह्यूमंस का सेट था उसमें से आपने एक एक्स ले लिया। ठीक है, क्या एक्स खुद की वाइफ हो सकती है? क्या कोई खुद की वाइफ हो सकता है ना? पहले तो अपन ऐसा कहते थे कि नहीं हो सकता, लेकिन अभी कुछ मामले ऐसे आए हैं कि हो भी सकता है, बट इन जनरल तो ये कह सकते हैं कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता। अब हमें यहाँ पे रीज़न लिखना पड़ेगा कि एज नो वुमन कैन बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि x, बिलोंग्स टू r इज नॉट पॉसिबल, कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, दूसरे की ही होगी वो। दैट्स वाई हैंस r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गया आपको? दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई 2 पर्सन चुनेंगे सेट से। तो लेट x एंड y वी हैव चूजन फ्रॉम द सेट A, जो लोकेलिटी है उसमें से हमने 2 मेंबर्स चुन लिए x और y। और जब कभी x y से रिलेटेड हो लेट, तो हमने मान लिया कि x y से रिलेटेड है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर x y से रिलेटेड है तो y भी x से रिलेटेड होना चाहिए। तो लेट x इज रिलेटेड टू y, इसका क्या मतलब है कि x y की वाइफ है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, यानी x फीमेल है और y मेल है और वो उसकी वाइफ है। अब तुम्हें बताना है कि y भी x की वाइफ होगा, क्या ऐसा हो सकता है? अगर x y की वाइफ है तो y तो मेल है, तो वो उसका हस्बैंड होगा, ना कि वाइफ। बट y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, दैट इज वाई x नॉट बिलोंग्स टू r। सो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? अगर x y की वाइफ है तो y x की वाइफ नहीं हो सकती, बल्कि हस्बैंड होगा। हम इसके 3rd पार्ट की बात करते हैं, जहाँ शायद थोड़ा सा डाउट आएगा और वो स्पेशल केस आ सकता है। ट्रांजिटिव रिलेशन हमने क्या किया, 3 पर्सन्स लिए x y एंड z, कहाँ से? अपने सेट A से। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट x इज रिलेटेड टू y। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि x y की वाइफ है, दैट इज x इज वाइफ ऑफ y, यानी कि y मेल है और x फीमेल है। तो अब क्या हो सकता है कि ये y जो कि मेल है वो किसी और की वाइफ हो जाए? क्या y किसी की वाइफ हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो मेल है, हो नहीं सकता। तो अब y बिलोंग्स टू z नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था कि अगर x y है और y z नहीं है तो हम नहीं चेक करेंगे x z से रिलेटेड है कि नहीं, अगर ये नहीं है तो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे डाउटफुल बात ये है कि एक्स वाई से रिलेटेड है, लेकिन क्या वाई रिलेटेड जेड पॉसिबल है क्या? वही पॉसिबल है, हम उसको कैसे मान ले? क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि दो चीज़ें मानो और तीसरा प्रूफ करो। एक्स रिलेटेड वाई मानना है, वाई रिलेटेड जेड मानना, लेकिन हम उसको मान ही नहीं सकते क्योंकि वाई क्या है, एक मेल है, वो वाइफ नहीं हो सकती। तो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, बट वाई रिलेटेड जेड इज नॉट पॉसिबल। अधूरी इंफॉर्मेशन है, ये ही पॉसिबल नहीं है। वाई इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम कैसे कह दें कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? तीसरा तो हमें चेक करना ही नहीं है। अब हम सीधे क्या लिख देंगे? इट इज ट्रांजिटिव, और इज ट्रांजिटिव। तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, जबकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं था। तो ये थे रिलेशन। हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से रिलेशंस पे बेस्ड है और ज़्यादातर क्वेश्चंस हमने उसके कवर कर लिए। अब आते हैं फंक्शंस में। क्लास 12 में हमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस से स्टार्ट करना है, लेकिन अगर हम लोग फंक्शंस के इंट्रोडक्शन की बात करें, थोड़ा सा मैं आपको इसको रिवाइज करा देती हूँ। आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशन क्या होते हैं, कैसे कितने टाइप्स होते हैं, ये सब हम बात कर चुके हैं। लेकिन रिलेशंस के कुछ स्पेशल टाइप के, अब इस सारे रिलेशंस में से कुछ खास या कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहा जा सकता है। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शन, बट ऑल फंक्शंस आर रिलेशंस। सपोज ए से बी तक एक रिलेशन की हम बात करते हैं। ये रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए के एलिमेंट को बी में ये कन्वर्ट कर दे रहा है, चेंज कर दे रहा है। कोई x1 है, उसकी वो रिलेटेड है y1 से, x2 जो है वो y2 से रिलेटेड है, x3 y3 से रिलेटेड है। लेकिन डोमेन में एक ऐसा मेंबर है जो किसी से रिलेटेड नहीं है। कह सकते हैं कि इस x4 की कोई इमेज नहीं है। देखिए छोटा सा डिफरेंस है रिलेशन एंड फंक्शन में। पढ़ते तो हम कहते हैं कि x1 इज रिलेटेड टू y1, और हम उसको लिखते कैसे हैं? x1, y1 बिलोंग्स टू r, ऐसे लिखते हैं। लेकिन यही जब हम फंक्शन में बोलेंगे तो हम कहेंगे कि x1 की इमेज y1 है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। एक फंक्शन है a से b में जो x1 को y1 में कन्वर्ट कर देता है। तो ये फंक्शन क्या करता है? x1 को बदल दे देता है y1 में। मतलब इनपुट के तौर पे जब आप फंक्शन में x1 लेते हो तो आउटपुट के तौर पे आपको y1 मिलता है। बाकी हो सेम चीज़ रही है, बोलने का तरीका हमारा बदल गया। तो जो डोमेन के ये सदस्य हैं, इनकी इमेजेस आपको रेंज यानी कि बी में मिल रही है, ये कह सकते हैं। लेकिन x4 की कोई इमेज बी में नहीं है, या हम कह सकते हैं कि x4 किसी से रिलेटेड नहीं है। तो ये रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, बिकॉज हर इनपुट के लिए अगर कोई आउटपुट हो तो वो फंक्शन है। लेकिन रिलेशन में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिलेशन में कोई बच भी सकता है, डोमेन में कोई बच जाएगा तो भी वो रिलेशन रहेगा। बट ये रिलेशन फंक्शन तब होगा डोमेन के हर एक मेंबर की कोई ना कोई इमेज बी में मिले। तो ये क्या है? इट इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया कि ये रिलेशन तो है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो ये पहली कंडीशन फंक्शन के लिए क्या है कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए रेंज में। अब सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। इमेजिन करिए कि एक सदस्य है ए, बी, सी और डी। ठीक है, ए की इमेज ए डैश है, बी की इमेज बी डैश है, सी की इमेज सी डैश भी है और सी की इमेज डी डैश भी है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, और मान लीजिए कि डी की कुछ और भी है, यहाँ पर कहीं कोई और एक इमेज ई भी है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस हैं। अगर डोमेन के एक एलिमेंट की रेंज में दो इमेज हो, यानी एक से ज़्यादा इमेज हो, यानी कि ये रिलेशन वन मैनी है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। क्योंकि फंक्शन की कंडीशन क्या है कि एक एलिमेंट की, डोमेन के एक एलिमेंट की रेंज में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शंस के लिए दो कंडीशन है। पहला, डोमेन का कोई भी सदस्य छूटना ना चाहिए जिसकी इमेज ना मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज नॉट वन एलिमेंट शुड हैव टू इमेजेस। एक एलिमेंट की दो इमेज भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हर एक टाइप के रिलेशन फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन क्या होता है?
Function is a special type of relation in which each and every element of domain has a unique image. डोमेन का हर एक एलिमेंट रेंज में अगर एक यूनिक इमेज रखता है तो हम लोग कहेंगे कि वो एक फंक्शन है। तो ये तो बात हुई कि फंक्शन क्या होता है। अब बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या पढ़ना है? फंक्शंस के टाइप पढ़ने हैं, फंक्शन के टाइप्स पढ़ने हैं। तो फंक्शन का पहला टाइप क्या होता है? ओके, तो बच्चों फंक्शन क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं। चलिए बात करते हैं फंक्शन के टाइप की। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप होता है फंक्शन का, नाम है इसका वन वन फंक्शन। इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। तो कब कोई फंक्शन वन वन होता है? अगर एफ ए से बी में कोई फंक्शन है, इज अ फंक्शन, इट विल बी वन वन इफ अगर आप देखते हो कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ ओनली वन इमेज। सीधी सी बात है, वन वन फंक्शन मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए, तो वो हो जाता है वन वन। ए से बी तक मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब जब आप इनपुट में एक्स लेते हो तो आउटपुट में क्या होता है कि दो उसमें बढ़ जाता है। ऐसा एक फंक्शन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए के अंदर 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स हैं, तो वन की इमेज क्या होगी? 1 में 2 जुड़ेगा तो 3 आ जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि सबकी अलग अलग इमेज मिल रही है, कोई भी दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं है ना। 1 की इमेज 3, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 6। हम कह सकते हैं कि ये वन वन फंक्शन है। यस, इट्स अ वन वन फंक्शन। जबकि दूसरी ओर अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर दूं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होगा? हर एक इनपुट जब जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9। तो देख सकते हैं कि ये एक वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज देखी जा सकती है। तो इट इज़ नॉट अ वन वन फंक्शन। यहाँ पे क्या कहेंगे? इट्स नॉट वन वन, ये वन वन नहीं है। तो जो फंक्शन वन वन नहीं होता है इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मैनी वन फंक्शन। ठीक है, डेली लाइफ में इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। वन वन फंक्शन का एग्जाम्पल डेली लाइफ में बहुत बार बच्चों को समझ में नहीं आती है चीज़ें कि वन वन फंक्शन बेसिकली होता क्या है, कैसे इसको एग्जाम्पल में समझ सकते हैं। अब फर्स्ट करिए कि एक सेट ए से बी में एक फंक्शन चल रहा है। ये फंक्शन क्या करता है? लोगों को उनके आधार नंबर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं ABC और उनके सामने उनके आधार नंबर हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हर एक पर्सन का आधार नंबर क्या होता है? अलग होता है। तो ए का आधार नंबर जो भी है वो होगा, बी अपने आधार नंबर से रिलेटेड है, सी अपने आधार नंबर से रिलेटेड है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो बंदों का एक ही आधार नंबर हो? ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि सेट ऑफ स्टूडेंट्स एंड सेट ऑफ आधार नंबर, ये एक वन वन फंक्शन बनाते हैं। तो ये हो गया है वन वन फंक्शन क्या होते हैं और उनके एग्जाम्पल। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो क्या समझ में आया कि कोई भी फंक्शन f जो a से b में चल रहा हो, डिफाइन हो, वो फंक्शन वन वन होगा अगर डोमेन के एक एलिमेंट रेंज के सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। वन एलिमेंट वन इमेज, वन एलिमेंट वन इमेज वन फंक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टू फंक्शंस की सेम इमेज है, टू फंक्शन की सेम इमेज है। सो ये वन वन फंक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मैनी वन फंक्शन है। तो वन वन फंक्शन क्या होते हैं ये तो समझ आ गया। अब क्वेश्चंस में हमें प्रूव करना होगा कि दिया हुआ फंक्शन वन वन है कि नहीं। हाउ टू प्रूव वन वन फंक्शन, प्रूव करना कैसे है? तो हम लोग करते क्या है कि हमें बताना है कि भाई डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी इमेज सेम है। हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट उठा लेते हैं। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। डोमेन से आपने दो कोई मेंबर ले लिए और उनकी इमेज को इक्वल लेके चलते हैं और प्रूफ करते 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 बता देते हैं कि दरअसल वो एलिमेंट ही इक्वल हैं जिनकी इमेज इक्वल है एंड अदर देन कि इक्वल हो एलिमेंट किसी और की इमेज इक्वल नहीं है। ठीक, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चंस में। तो ये होता है वन वन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शन। चलिए फंक्शन के दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। फंक्शन का दूसरा टाइप है ऑन टू फंक्शन, जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हैं। तो क्या होता है ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन?
अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज इन डोमेन। मान लीजिए कि एक फंक्शन डिफाइन है ए सेट से बी सेट की ओर, अगर x1 की इमेज y1 है तो यानी कि फंक्शन क्या कर रहा है, x1 को y1 में बदल दे रहा है। उल्टा समझें तो y1 की प्री इमेज कौन है, x1 है, y2 की प्री इमेज कौन है, x2 है, और y3 की प्री इमेज कौन है, x3 है। लेकिन अगर कोडोमेन में कोई एक मेंबर ऐसा है, मान लेते हैं कि ये y4 है, जिसके लिए डोमेन में कोई प्रीइमेज ही नहीं है, अगर ऐसा कुछ है कि अगर एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कोडोमेन में बच जाते हैं जिनके लिए कोई प्रीइमेज डोमेन में नहीं मिल पाती है, तब इस फंक्शन को क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट ऑन टू, यानी कि इनटू फंक्शन। जब कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो उसे इनटू कहेंगे। क्यों? ऑन टू का मतलब होता क्या है बेसिकली कि सब के लिए प्री इमेज का मिल जाना, x1 को y1 मिल जाए, x2 को y2 मिल जाए, x3 को y3 मिल जाए, x4 को y4 मिल जाए। अगर इसे उल्टा समझें तो y1 की प्रीइमेज x1, y2 की प्रीइमेज x2, y3 की प्रीइमेज x3 एंड y4 की प्रीइमेज x4। यानी कि अगर कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज मिल जाती है, तब इसे क्या कहते हैं, ऑन टू कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव। यानी कि क्या समझ में आया, ऑन टू का मतलब रेंज का कोई भी मेंबर खाली नहीं छूटना चाहिए, सबके लिए प्री इमेज मिल जाए। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस दुनिया में जो बॉयज़ हैं सबको कोई ना कोई गर्ल पार्टनर तो मिल ही जाएगी, तो अगर हम कोडोमेन में मान ले बॉयज़ को, तो हर एक के लिए कोई ना कोई प्री इमेज जरूर होगी, आज नहीं तो कल वो मिलेगी ही। यानी कि पूरी दुनिया में लाइफ पार्टनर का फंक्शन जो है वो एक ऑन टू फंक्शन है, यानी कि एवरी बॉय इज रिलेटेड विद अ गर्ल लाइफ पार्टनर। ठीक, तो अगर ऐसा है तो यहाँ बॉयज़ हैं तो y1 की प्री इमेज x1 है, y2 की प्री इमेज x2 है, y3 की प्री इमेज x3 है, y4 को कौन मिल गई, x4। सबको कुछ ना कुछ मिल गया। फॉर एवरी बॉय देयर इज अ गर्ल लाइफ पार्टनर, आज नहीं तो कल मिलनी है उसको। तो ये लाइफ पार्टनर मिलने का जो फंक्शन है वो कैसा है, एक ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर कोई एक बेचारा ऐसा है, अगर कोई एक ऐसा है जिसको कोई लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाई है, तो फिर ऐसा कुछ अगर है देन दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू बट इन टू। मान लीजिए कि रोज डे में कोई ऐसा इवेंट होता है कि जहाँ बॉयज़ जो है गर्ल्स को रोज देंगे। ठीक, यहाँ पे गर्ल्स हैं, यहाँ पे बॉयज़ हैं। अब इनकी पहले से सेटिंग थी, y1 ने x1 को दे दिया, y2 ने x2 को दे दिया, y3 ने x3 को रोज़ दे दिया। लेकिन बेचारे x4 के लिए कोई नहीं है जिससे वो रोज़ दे सके, तो ये बच गया। ये कोडोमेन में एक मेंबर बेचारा बच गया जिसकी कोई इमेज नहीं है, तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू बट दिस इज इनटू फंक्शन। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा। क्या होता है ऑन टू, समझ में आया? अगर कोडोमेन में कोई एक बच जाता है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है तो वो ऑन टू होता है, और अगर कोडोमेन के सारे मेंबर्स की प्री इमेज डोमेन में मिल जाती है तो वो ऑन टू हो जाता है। दिस इज नॉट ऑन टू बट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया ऑन टू फंक्शन क्या होता है। तो ऑन टू प्रूफ करेंगे कैसे, देखिए बी यानी कि जो कोडोमेन है उसमें कई सारे मेंबर्स होंगे, उसमें से आपको कोई एक चुन लेना है। लेट अस एज्यूम इट्स वाई आपने कोडोमेन से ले लिया। अब आप इसके लिए प्री इमेज ढूंढ के बताएंगे। अगर कोडोमेन में 1000 मेंबर हैं तो आप ये तो नहीं कर सकते कि सभी 1000 के लिए आप ढूंढ के बता दें, तो कोई बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग करते क्या है, हम लोग बी से एक आर्बिट्री एलिमेंट चुन लेते हैं, यानी कि कोई ऐसा वाई चुन लेते हैं जिसके लिए अगर आप प्री इमेज बता पाए तो ये मान लिया जाएगा कि एक आर्बिट्री एलिमेंट के लिए भी प्री इमेज हम ढूंढ दिए तो सबके लिए मिल जाएगी। यानी कि आपको सिर्फ एक के लिए प्री इमेज ढूंढ के बताना है, तो वो एक कौन होगा, वाई होगा। एक वाई ले लेना है, उसके बाद क्या मानना है, हम उसके लिए उस y के लिए हम x ढूंढ के बता देंगे। तो हम लोग लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एन x इन a। हर y के लिए जो b में बैठा है उसके लिए हम x ढूंढ रहे हैं, तो हम लेट अस अज्यूम देयर एग्जिस्ट एन x, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y लेके चलेंगे। fx की हर क्वेश्चन में कोई ना कोई डेफिनेशन आपको दी रहेगी, उसको आप रख देंगे और सॉल्व करेंगे और x की एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि y के फॉर्म में होगी। x की वैल्यू आप ढूंढ के बता देंगे। अगर वो x जो आया है वो आप श्योर रहते हो कि डोमेन में होगा, है ना, तो आप कह दोगे कि हमने एक y लिया था कोडोमेन से और उसके लिए भी डोमेन में
प्री इमेज मिल गई है, सभी के लिए मिल जाएगी और इसलिए ये ऑन टू होगा। इतने आसानी से जो है ऑफिशियल मेथड से तो क्लियर नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। एक एग्जाम्पल है f(x) इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में। आपको बताना है कि क्या ये ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर में तो आपके 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही मेंबर्स आ पाएंगे, और इंटीजर्स में तो नेगेटिव पॉजिटिव सब आएंगे, -1 +1, फिर यहाँ पे 0 भी होगा, ठीक है, फिर 4 भी होगा, फिर 5 भी होगा, फिर 6 भी होगा, फिर 7 भी होगा। तो अब आप प्री इमेज की तलाश करेंगे। तो देखिए -1, देखिए कोई भी इनपुट जाता है तो उसमें 2 ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो 3 गया होगा तो 2 ज़्यादा होगा तो क्या होगा, 5 होगा। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि 5 की प्री इमेज 3 है, 6 की प्री इमेज 4 है, यहाँ तक तो सब ठीक है, 7 की प्री इमेज 5 है। यानी कि जब आप अगर इस वे में देखते हैं तो 2 कम हो जाता है प्री इमेज के लिए। तो 0 की प्री इमेज कौन होगी, 0 के लिए तो -2 की जरूरत है, जो कि आपके नेचुरल नंबर जैसे सीधे सादे सेट में नहीं है। तो 0 की प्री इमेज नहीं है, -1 की प्री इमेज भी नहीं है, क्योंकि -1 की प्री इमेज कौन होगी, -1 की प्री इमेज कौन होगी, 2 कम यानी कि -3 होगी, दैट्स ऑल्सो नॉट देयर। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मेंबर्स की प्री इमेज नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू, क्योंकि ऑन टू का मतलब क्या होता है, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि सबकी प्री इमेज मिल जाए, तो दिस इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल दिया था। अब सीधे हम लोग क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम लोग करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन भी अगर आप समझ जाते हो आप कर पाओगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना होगा, बेसिक कंसेप्ट समझना होगा। देखिए इन्होंने एक फंक्शन दिया है R एस्टिक से R एस्टिक, रियल नंबर का सेट है, सिर्फ इसमें 0 नहीं है, 0 को छोड़ के जो सेट बना है वैसा सेट है। डोमेन और रेंज, डोमेन और कोडोमेन काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन f(x) = 1/x, यानी कि हर x जाता है तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 2 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 3 जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 4 जाएगा तो 1/4 जाएगा 4 हो जाएगा। उल्टा देखें तो 1/4 को 4 मिल रहा है, 5 को 1/5 मिलेगा। उल्टा देखें अगर, है ना, प्री इमेज के हिसाब से देखें तो 6 को कौन मिलेगा, 1/6 मिलेगा, क्योंकि हर जो भी मेंबर यहाँ इनपुट के तौर पे आप लेते हो उसका क्या हो जा रहा है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जा रहा है, रेसिप्रोकल हो जा रहा है, यानी कि x का 1/x हो जा रहा है। तो कुछ ऐसा सीन है यहाँ पे। R एस्टिक से R एस्टिक तक ये फंक्शन डिफाइन है, हमें बताना है कि ये 1 1 1 2 है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली कि इंजेक्टिविटी हम चेक करने वाले हैं, 1 1 चेक करने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि 1 1 होगा कि नहीं, क्योंकि हर एक मेंबर का रेसिप्रोकल। अब देखिए 2 तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। पहले खुद में समझें कि भाई ये 1 1 होगा कि नहीं, फिर ऑफिशियली मेथड की बात करेंगे। तो देख सकते हैं कि चूंकि हर एक मेंबर का इन्वर्स जो होता है वो यूनिक होता है ना, कोई 2 के इन्वर्स एक जैसे हो नहीं सकते। 2 का 1/2 तो 3 का 1/3 होगा, 4 का 1/4, सबका अलग अलग दिख रहा है, सबका अलग अलग दिख रहा है ना, तो ये 1 1 है। हम इसको समझ गए हैं कि ये 1 1 है। किसी भी 2 की एक इमेज नहीं मिल रही है, कैसा भी नहीं कि 2 का एक ही इन्वर्स है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यस हमें समझ में आ गया कि ये कैसा है, 1 1 है, 1 to 1 इंजेक्टिव है। लेकिन इसे हम लिखेंगे कैसे, तो देखिएगा फॉर ऑल हम 1 1 की एक मेथड मैंने आपको बताई थी। आपको क्या करना है, डोमेन से 2 मेंबर चुनने हैं, x1 एंड x2, 2 मेंबर्स ले लेने हैं x1 एंड x2, ठीक है। फिर इनकी हम मान लेंगे, हमें तो बताना है कि इनकी इमेजेस अलग अलग हैं, तो हम इनकी इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे। हम लेके चलेंगे कि लेट f(x1) = f(x2). अब हर क्वेश्चन में आपको f(x) की कोई डेफिनेशन दी होगी, यहाँ क्या दी है 1/x, तो x1 की क्या हो जाएगी 1/x1 और x2 की क्या हो जाएगी 1/x2। अगर 2 नंबर्स के रिवर्स यानी कि रेसिप्रोकल इक्वल है तो ऑब्वियसली वो ये एलिमेंट भी तो इक्वल होंगे। या समझ लीजिए कि हम दोनों साइड रिवर्स कर रहे हैं, तो जब इसका रिवर्स करेंगे तो x1 आ जाएगा और इसका रिवर्स करेंगे तो x2 आ जाएगा। ये देखिए x1 = x2 आ गया। जब कभी आप देखते हो कि आपने f(x1) = f(x2) लेके चले थे, यानी 2 मेंबर हमने चुने थे, उनकी इमेज इक्वल लेके चले और पता चला कि यार वो एलिमेंट ही आपस में इक्वल है और अदर देन इक्वल एलिमेंट्स किसी और की इमेज इक्वल नहीं है, हेंस f इज़ 1 1, इसीलिए ये 1 1 फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। अब बात करते हैं ऑन टू की, यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन की, कि सबकी प्री इमेज मिल जाएगी। सर्जेक्टिविटी क्या होती है कि आपके कोडोमेन में हर एक मेंबर की प्री इमेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 5 जाएगा तो उसकी प्री इमेज 1/5 मिलेगी, 6 जाएगा तो 1/6 मिलेगी,
√2 जाएगा तो 1/√2 मिलेगी। ठीक, अब चूंकि सेट ही इतना बड़ा है, रियल नंबर्स का सेट है, जीरो के सिवाय सारे मेंबर्स हैं, तो रियल नंबर में तो हर तरह के मेंबर्स आते हैं ना, रैशनल हो इरेशनल हो सब आते हैं, है ना। तो हम कोई भी कोडोमेन में ऐसा एलिमेंट नहीं पाते हैं जिसकी प्रीमेज आपके डोमेन में ना हो। तो यहाँ से हम श्योर हो गए कि ये तो ऑन टू है। अब इसे करना कैसे है प्रूफ, हाउ टू प्रूव ऑन टू। मैंने क्या बताया था आपको मेथड में, आपको रेंज, आपको कोडोमेन से एक y उठाना है। ध्यान से सुनिए कि ऑन टू कैसे प्रूव करना है। आपको कोडोमेन से एक y उठाना है। अगर इस y के लिए हम प्री इमेज डोमेन में ढूंढ के बता पाए तो ये ऑन टू हो जाएगा। अगर कोडोमेन में 1000 मेंबर हैं, सबके लिए हम प्रूव करके नहीं बता सकते, हमें सिर्फ आर्बिट्री एलिमेंट के लिए ढूंढ के बताना है, हमें सिर्फ एक y चुनना है और उसके लिए बताना है। जो y के लिए मिल जाएगी तो सबके लिए मिल जाएगी। तो हमने y कोडोमेन से उठा लिया है। फिर क्या करते थे, लेट देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन। हमने क्लेम किया कि भाई इसके लिए एक x है। अब उस वो x क्या है और वो क्या डोमेन में है ये बताना बचा है। ठीक है, तो अभी हम आगे का काम करते हैं। अब fx की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई, क्या दी है, 1/x दी है, तो 1/x दी है इज इक्वल टू y। यहाँ से आप x निकालेंगे, दोनों साइड रिवर्स कर दें तो यहाँ x हो जाएगा और यहाँ पे 1/y हो जाएगा। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाती है, x की वैल्यू क्या मिल रही है, इनवर्स इमेज क्या मिल रही है, इनवर्स इमेज ऑफ y क्या मिल रही है, 1/y मिल रही है। x की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/y। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ से आप y लेते हो तो उसके लिए 1/y बैठा है। ठीक, अब छोटा सा सवाल ये है कि क्या हर y के लिए 1/y आपके डोमेन में है। तो डोमेन कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है। अगर ये डोमेन नेचुरल नंबर हुआ होता तो भाई 1/y हमने एक्सपेक्ट कर सकते कि हमेशा होगा सेट में। 1/y कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, लेकिन आपका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर का सेट है, उसमें जीरो के सिवाय सब है। अब इस कहीं ऐसा तो नहीं है कि 1/y 0 हो जाएगा। अगर 1/y 0 हुआ तो बस हमारे सेट में नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेट में सिर्फ कौन नहीं है, जीरो नहीं है। पूरे रियल नंबर्स हमारे डोमेन में है सिवाय जीरो के। तो अब इमेजिन करिए कि आपको किसकी इनवर्स इमेज जीरो मिलेगी। जीरो 1/y कब होगा, जब आप साक्षात इनफाइनाइट की इमेज ढूंढने जाते हैं। इनफाइनाइट की प्री इमेज 1/∞ यानी जीरो हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट हम एज एन इनपुट कभी नहीं रखेंगे, इनफाइनाइट की इमेज हम ढूंढेंगे भी नहीं। ठीक, तो इसलिए हम इस निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन में पहुंचे कि हर एक y के लिए प्री इमेज डोमेन में है। तो 1/y x यानी कि 1/y तो हमारे डोमेन में है, ये हमारे डोमेन में है, दिस बिलोंग्स टू आवर डोमेन, हेंस f इज ऑन टू। और इसलिए ये ऑन टू है, यानी कि हमने एक y को डोमेन से लिया था, हमने एक y को डोमेन से लिया था और उसके लिए हम ढूंढ के जो प्री इमेज थी 1/y पता की और वो हमारे डोमेन में है ही। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि चूंकि y की प्री इमेज मिल गई है तो सारे एलिमेंट्स की मिल जाएगी, हेंस y इज ऑन टू। तो ऑन टू आपको ऐसे बताना है। समझ में आ गया कि अब इसी क्वेश्चन में दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम डोमेन को चेंज कर दें, नेचुरल नंबर कर दें और ये रियल नंबर ही रहे तो क्या ये ऑन टू होगा, तब ये क्या 1/1 ऑन टू होगा। तो अगर इन्होंने डोमेन को चेंज कर दिया है नेचुरल नंबर से तो 1/1 में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1/1 तो होगा वो। ठीक है, जिसकी भी मिलेगी प्री इमेज डिफरेंट मिलेगी, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। अगर हमारा डोमेन नेचुरल नंबर हो गया है तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं अब हमारे पास। अब ना तो फ्रैक्शन है हमारे पास, ना डेसिमल्स है, ना रूट है, ना नेगेटिव है, ना जीरो है। जीरो तो खैर पहले भी नहीं था, तो ना नेगेटिव है ना। तो पूरा हम लोग यहीं से करेंगे, रेंज से हम लोग जब हम ऑन टू के प्रोसीजर करेंगे हम y से, पहले मैं आपको समझाती हूँ कि क्यों नहीं होगा ये ऑन टू, फिर हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए 2 की प्री इमेज आप ढूंढोगे, अब नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत छोटा होता है, रियल नंबर से आपने 2 ढूंढा तो 1/2 इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी क्योंकि फ्रैक्शन नहीं होते हैं। 3 की नहीं मिलेगी, है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि भाई अगर आप डोमेन में नेचुरल नंबर ले लेते हो तो बहुत सारे नंबर्स की प्री इमेज नहीं मिलेगी, तब ऑन टू नहीं हो पाएगा। अब लिखेंगे कैसे, रेंज को डोमेन से हमने एक y उठाया, फिर लेट fx इक्वल्स टू y, fx की वैल्यू 1/y इक्वल्स टू y, यहाँ तक पूरा किया।
फिर अभी पहले हमने लिख दिया था कि जो प्री इमेज आई है वो तो हमारे डोमेन में है, लेकिन अभी हमारा डोमेन चेंज हो गया। हमारा डोमेन कैसा हो गया है, एक छोटा सा सेट बन गया है जो कि नेचुरल नंबर है। तो अब 1 by y नॉट बिलोंग्स टू n, हैंस f इज नॉट ऑन टू, यानी अगर हम डोमेन को चेंज कर देते हैं, रियल की जगह नेचुरल नंबर ले लेते, तो फिर ये ऑन टू नहीं रह जाता, तब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो यस, इन्होंने पूछा था कि वेदर द रिजल्ट विल सेम इफ वी रिप्लेस r स्टार बाई n, तो नो, रिजल्ट विल नॉट बी सेम। तो ये इस तरह से 1 1 ऑन टू के क्वेश्चंस करने हैं। अब आगे बढ़ने के पहले एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के ओर चलने वाला कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है अगर वो फंक्शन 1 1 हो, यानी कि 1 to 1 हो, यानी कि 1 एलिमेंट की सिर्फ 1 ही इमेज मिले, ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है कि फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए, यानी कि अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होता है तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 प्लस ऑन टू। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, फंक्शन की डेफिनेशन है 3 - 4x। हमें बताना है कि बाइजेक्टिव है कि नहीं। हम लोग सबसे पहले इसे 1 1 प्रूफ करेंगे, पहले हम लोग इंजेक्टिविटी की बात करेंगे। तो 1 1 के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको डोमेन से उठाने हैं दो मेंबर्स, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द डोमेन, फिर उनकी इमेजेस। तो यहाँ से मैंने x1 और x2 ले लिया। अब हमें बताना क्या है कि x1 की इमेज f of x1 और x2 की इमेज f of x2, इन दोनों की इमेजेस अलग अलग है, हमें ये बताना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उनकी इमेज को इक्वल मान के चलेंगे। अगर f of x1 f of x2 के इक्वल है, fx की डेफिनेशन क्या है, 3x - 4, तो f of x1 की क्या हो जाएगी, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2 हो जाएगी। फिर यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 से -4 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि अगर हम दो मेंबर्स लेते हैं और उनकी इमेज इक्वल लेके चलते हैं, ये सिर्फ तब हो सकता है जब वो एलिमेंट ही आपस में इक्वल हों, और अदर देन इक्वल एलिमेंट नो टू एलिमेंट हैव इक्वल इमेज, यानी कि फंक्शन में सब की अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। यही तो साबित हुआ यहाँ से, हैंस f इज 1 1। इसलिए हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज अ यूनिक प्री इमेज, हैंस दिस फंक्शन f इज 1 1। 1 1 समझ में आ गया? अब इसी फंक्शन को हम लोग ऑन टू बताएंगे। ऑन टू यानी सर्जेक्टिविटी, मतलब क्या होता है ऑन टू का, कि कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए कोई ना कोई प्री इमेज है, सब के लिए प्री इमेज का मिल जाना, यही तो ऑन टू होता है। तो ऑन टू हम लोग करते कैसे हैं प्रूफ, हम लोग, हमारा कोडोमेन ये है, दिस इज आवर डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। हम कोडोमेन से एक y लेंगे और इस y के लिए भी कोई x, और इस y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में है, हम ऐसा ढूंढ के बता देंगे। तो y बिलोंग्स टू r हो गया है ना। लेट f of x इज इक्वल टू y, ऐसा लिखिएगा, ये दो लाइन्स याद रखिएगा। y लेना है कोडोमेन से, फिर f x इज इक्वल टू y लेके चलना, यानी हम क्लेम कर रहे हैं इस y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में है। अब f x की डेफिनेशन क्या है, 3 - 4x इज इक्वल टू y। इसे सॉल्व करिए और x निकालिए। तो -4x इज इक्वल टू -4x इज इक्वल टू y - 3, -4x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई -4, सो x इज इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। तो आपका x आ जाता है ये, ठीक। इसे हम क्या भी कह सकते हैं, f इनवर्स y भी कह सकते हैं, यानी कि ये हर y की प्री इमेज है। अब तुम्हें बस इतना बताना है कि क्या 3 - y/4 हर एक y के लिए डोमेन में होगा, क्या आपका ये x डोमेन में है। आपने y के लिए x ढूंढ के तो बता दिया है, अब क्या ये आपके डोमेन में है। तो डोमेन क्या है भाई, डोमेन तो बहुत बड़ा सेट है, रियल नंबर का सेट। तो ये y कुछ भी होगा, ये चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, दिस x विल ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो क्या लिखेंगे, यस x बिलोंग्स टू r, हैंस हमने एक y यानी कि डोमेन यानी कि आपने एक y उठाया था को डोमेन से, और उसके लिए x डोमेन में मिल चुका है। हर एक y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में है, हैंस f इज ऑन टू, इसलिए ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, हैंस दिस फंक्शन इज, दैट्स वाई f इज बाइजेक्टिव। समझ में आ गया आपको, ये फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव, बिकॉज दिस फंक्शन इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू। 1 1 ऑन टू प्रूव कैसे करना है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। अगर सिर्फ आंसर चाहिए फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आपको सिर्फ टिक करना है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप क्या करिए,
एक टेस्ट लगा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। यहाँ फंक्शन क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। आप क्या करिए, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच फंक्शन है, डेफिनेशन 1/x। आप इसका ग्राफ खींच लीजिए, तो 1/x का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है। ये देखिए, ये मैंने फंक्शन का ग्राफ खींच लिया। एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, यहाँ खींचिए और यहाँ भी खींचिए। अब अगर ये लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बार काटती है, 2 या 3 बार नहीं, यहाँ पे भी सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आप इस कंक्लूजन में पहुंचोगे कि दिस फंक्शन इज 1 यानी कि इंजेक्टिव। ये है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। फंक्शन का ग्राफ खींचिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, अगर ये लाइन कर्व को सिर्फ एक बार काटती है तो फंक्शन 1 हो जाता है। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? हम इसे शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचना है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला को शो करता है, ग्राफ खींच लिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ये लाइन ग्राफ को कितनी बार कट कर रही है? क्या एक बार? नो, ये तो 2 बार कट कर रही है, 2 बार इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर एक बार इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये फंक्शन 1 है, अगर एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये फंक्शन 1 नहीं है। तो ये एक 1 फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये इंजेक्टिव नहीं है। ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आपको सीधे पता चल जाता है कि फंक्शन 1 ऑन टू है कि नहीं, सिर्फ एक लाइन खींच के। अब ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? अगर y के पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड पूरी जगह ग्राफ फैला हुआ है, तो देख सकते हैं y में तो सिर्फ पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड तो ग्राफ है ही नहीं। अगर ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों साइड है तो वो ऑन टू होता है, अदरवाइज वो ऑन टू नहीं होता है। तो ये फंक्शन कैसा है? ऑन टू नहीं है, क्योंकि y के सिर्फ ऊपर साइड है, नीचे साइड ही ग्राफ नहीं है। अब यहाँ पे एक फंक्शन है f = x3, रियल नंबर से रियल नंबर। क्या ये फंक्शन बाइजेक्टिव है? शॉर्टकट ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, x3 का ग्राफ बना लीजिए। x3 का अगर हम ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से ग्राफ मिलता है। सबसे पहले ये फंक्शन 1 है कि नहीं, ये फंक्शन 1 है कि नहीं। 1 फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी है। लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बार काट रही है, तो एक और लाइन खींचते हैं, तो ये भी ग्राफ को, तो ये लाइन भी सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ एक बार इंटरसेक्शन का मतलब है कि यस दिस फंक्शन इज 1 to 1, यानी कि फंक्शन 1 है। 1 पता चल गया। और पहले फंक्शन का ग्राफ बनाइए, एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचिए, अगर वो लाइन ग्राफ को सिर्फ एक बार काट रही है तो वो 1 फंक्शन हो जाता है। तो ये फंक्शन 1 तो है, लेकिन ऑन टू है कि नहीं कैसे पता चलेगा? अगर फंक्शन का ग्राफ वाई एक्सिस के जितना ऊपर है उतना ही नीचे हो, यानी ऊपर और नीचे वाई एक्सिस के दोनों तरफ फैला हुआ हो, तो वो फंक्शन ऑन टू भी हो जाता है। तो देख सकते हैं दोनों साइड ग्राफ मिल रहा है, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, तो इस तरह से 1 ऑन टू बिना सॉल्व किए आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक फंक्शन डिफाइन है a से b में, जहाँ डोमेन है r-3 एंड b है एंड को डोमेन है r-1। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों दिया हुआ है, यानी कि डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं 3 के सिवाय एंड को डोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं 1 के सिवाय। क्या ये फंक्शन 1 है एंड ऑन टू है? एंड अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 दो आपके डोमेन से ले लेते हैं। फिर हमें बताना है कि सभी एलिमेंट की इमेजेस अलग अलग हैं, यानी कि हर एलिमेंट डोमेन का यूनिक इमेज रख रहा है। तो उसको प्रूफ करने के लिए 2 एलिमेंट की इमेज को इक्वल लेके चलते हैं। तो f ऑफ x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x1 - 2 अपॉन x1 - 3 और x2 की क्या हो जाएगी, x की जगह x2 रख दो, x2 - 2 अपॉन x2 - 3। यहाँ तक हुआ। अब करिए इसको सॉल्व और x1 = x2 अगर आप प्रूव कर पाते हैं तो फंक्शन 1 हो जाता है। ठीक है, तो इसको अपन लोग एक काम कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x1 - 2 इंटू x2 - 3 इज इक्वल टू, ये गया इसके पास, x2 - 2 इंटू x1 - 3 कर दीजिए मल्टीप्लाई। x1 x2 - 2x2 - 3x1 प्लस 6 इज इक्वल टू x1 x2 - 2x1 - 3x2 - 3x2 प्लस 6। तो देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब जो बचा है वो क्या है, -2x2 - 3x1 और इधर क्या बचा है, -2x1 - 3x2। कितना बचा है? इसमें हम लोग x2 के टर्म्स -2x2, x2 का टर्म इधर ले आए तो 3x2 हो जाएगा, -2x1 इसको उधर ले जाएं तो ये +3x1 हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ व्हाट, 3x2 - 2x2 इज x2 इज इक्वल टू x1।
दिस इज x1। देख सकते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन, अगर डोमेन से हम दो x1 x2 लेके चलते हैं और जब हमने इनकी इमेजेस को इक्वल लेके चले, जब हम दो इनकी इमेजेस को इक्वल लेके चले तो हमें मिला कि यार x1 और x2 ही आपस में इक्वल है, यानी कि अदर देन कि x1 x2 इक्वल हों, उसके अलावा किसी और दो एलिमेंट की इमेजेस इक्वल नहीं है। हेंस दिस फंक्शन f इज 1 1। ये फंक्शन कैसे हो गया? 1 1 हो गया। आई होप इतना क्लियर है। अब इसी को हमें ऑन टू बताना। ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन से एक y उठाना होता है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, यानी कि कोडोमेन। ठीक, नाउ वी विल फाइंड अ प्री इमेज x। इस y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में है, हमें ऐसा ढूंढ के बता देना है। तो f(x) = y लेके चलना होता है। f(x) की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? x - 2 अपॉन x - 3 है। जो भी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं और इसे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x। तो यहाँ पे देखिए x - 2 इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स माइनस 3। सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो एक्स वाई माइनस 3y। अब चूंकि तुम्हें x निकालना है तो x के टर्म्स एक साइड रखो, ये इसको इधर बुला लो। x - y इज इक्वल टू 2 - 3y। x कॉमन ले लीजिए। 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y। सो x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। 3y - 2 अपॉन y - 1। ऊपर नीचे दोनों रिवर्स कर दिया, यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या ये x हमारे डोमेन में है? हमने एक y चुना है कोडोमेन से, उसके लिए x क्या होगा ये तो हम ढूंढ लिए हैं, बट क्या ये x आपके डोमेन में है? योर डोमेन इज व्हाट? आपका डोमेन तो है। हमारे डोमेन में बस 3 नहीं है, हमारे डोमेन में बस 3 नहीं है और उसके अलावा सब कुछ है। तो ये जो है ये सारे रियल नंबर जैसा तो है, हम कह सकते हैं सीधे सीधे कि दिस बिलोंग्स टू ए। लेकिन एक ही डाउट है कि कहीं ये 3 तो नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 हुआ तो फिर ये डोमेन में नहीं बिलोंग करेगा और तब फंक्शन ऑन टू नहीं हो पाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अगर हम 3 मान ले तो क्या होगा? इफ़ x इज़ 3, अगर ये 3 हो जाए तो फिर ये पूरी वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y - 2 अपॉन y - 1। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y - 3 इज इक्वल टू 3y - 2। 3y से 3y कैंसिल, -3 इज इक्वल टू -2। देख सकते हैं अगर हम इसे 3 मानते हैं, x की वैल्यू 3, तो एक इम्पॉसिबल तो एक कॉन्ट्रोडिक्शन मिलता है, -3 = -2, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 3 नहीं हो सकती, ये 3 नहीं हो सकती। और इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा x आया है वो डेफिनेटली किसमें बिलोंग करता है? इसमें लिखा है ना जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन का यही मतलब है कि हम लोग लिख देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। हैंस ये आपका जो x है वो डोमेन में है। तो फॉर कोडोमेन के हर एक y के लिए कोई ना कोई x डोमेन में इस तरह से है कि f(x) इज इक्वल टू y। हैंस योर फंक्शन f इज ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 तो ये पहले ही प्रूव हो गया था, ये ऑन टू भी है और इसलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है।